क्वेश्चन नंबर देखिए 43 है। ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। ये भी आपके सिविल में ही आया था और इसको जैसे वैज्ञानिकों के नाम दे दिए हैं और इनके दिए गए सिद्धांतों के बारे में दिया गया है, तो उसको सुमेलित करना था, उसको आपको मैच करना है कि किसका सिद्धांत कौन सा था। तो इस तरह के जो है आपके सोल्यूशन में अगर आप देखें तो जैसे क्या क्या दिया है, निहारिका परिकल्पना दिया हुआ है, गैसी परिकल्पना दिया है, ज्वारी परिकल्पना दिया है, टकराव परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना नेबुलर कॉन्सेप्ट, जो नेबुलर कॉन्सेप्ट था। गैसी परिकल्पना गैसियस कॉन्सेप्ट। ज्वारी परिकल्पना टाइडल कॉन्सेप्ट। और टकराव परिकल्पना तो ये कोलिजन जो है आपके कॉन्सेप्ट था। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो जैसे निहारिका परिकल्पना, या यहीं से यहां से देखें, कांट ने गैसी परिकल्पना दी A2। लैपलेस ने जो परिकल्पना दी थी वो थी निहारिका परिकल्पना। बफन ने, कस्तेदा बफन जो थे, उन्होंने टकराव परिकल्पना दी थी। और जेम्स जीन ने ज्वारी परिकल्पना टाइडल कॉन्सेप्ट दिया था। तो A2B1 C4 D3, A2B1 C4 D3, तो A2B1 C4 D3 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बी जो है आपके आंसर हो गया। तो ये जो है देखिए इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं और इससे क्या है, एक क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपने कितने सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है और सभी सिद्धांतों के बारे में आप जानते हैं कि नहीं, कि किसने किसने कौन कौन सिद्धांत दिए। तो अगर एक क्वेश्चन एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन होता है तो उससे आपको एक ही इंफॉर्मेशन निकल पाती है। तो ज्यादातर सिविल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है मल्टी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और मल्टी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है वो इसी तरह के क्वेश्चनों के द्वारा ज्यादा होती है। तो इसलिए 43 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 44 भी देखिए इसी तरह से। 44 जो है वो आपके जो क्वेश्चन है उसको अगर हम लोग देखें तो इसमें भी वही इंफॉर्मेशन ही है। जैसे 23.5 डिग्री दक्षिण क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर क्या है, 66.5 डिग्री उत्तर क्या है, 66.5 डिग्री दक्षिण क्या है। जैसे 23.5 डिग्री दक्षिण, अब इनको दिया गया है एंटार्क्टिक वृत्त, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो है आपके एक तरह से अब दिए गए इंफॉर्मेशन हो गए। अब इसी को हम लोग को देखना है। जैसे 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिण क्या होता है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 23.5 डिग्री दक्षिण जो क्या होता है, ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री उत्तर, ये क्या है, आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिण जो है ये क्या है, एंटार्क्टिक वृत्त। तो ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 2, डी के साथ 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये है। तो इसके मतलब बी वाला इसके साथ भी ऑप्शन हो जाएगा। तो 44 का आंसर भी बी होगा। और इसको सुमेलित कर दिए तो एंटार्क्टिका वृत्त क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक वृत्त क्या है, आर्कटिक सर्कल। कर्क रेखा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मकर रेखा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो है आपके दिए गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी की आकृति को कैसे डिफाइन किया गया है। हम लोग को पता है कि जो पृथ्वी है घूर्णन गति करने के कारण, ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की वजह से ऐसा हुआ कि बेसिकली जो आपका रोटेशनल वर्क है, ये अगर हम लोग देखें तो रोटेशन की वजह से बाहर की तरफ बल जाया और जिसकी वजह से ऊपर का भाग चपटा। तो संतरे जैसी आकृति आप कह सकते हैं कि जिसका विषुवत रेखीय क्षेत्र में रेडियस बड़ी होगी और ध्रुवीय क्षेत्र में रेडियस छोटी होगी। तो इस तरह से ये किसकी वजह से हुआ, घूर्णन गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूर्णन गति के कारण जो है आपके इस तरह की जो है आपके चीज हो रही है। तो पृथ्वी की आकृति को क्या नाम दिया गया है, तो संतरे की भांति तो है ही है, ऑब्लेट शेप भी दिया गया है। ऑब्लेट शेप इसी को कहते हैं, चपटा हुआ आकार, इसको हम लोग बोलते हैं। और स्पेसिफिक नाम जो दिया गया है पृथ्वी को वो जियोर्ड दिया गया है, जियोर्ड भी दिया गया है। तो इसलिए ये तीनों नाम पृथ्वी के आकार को ही प्रदर्शित करते हैं। तो जो इसका आकार है पृथ्वी का, कि पृथ्वी ऊपर से चपटी और जो है
विषुवत रेखा से फैली हुई है, तो इस आकार को हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरी तरह से गोलाकार आकार में नहीं है, स्फेरिकल शेप में नहीं है, तो ये आपके एक तरह से जो है संतरे की भांति ऑब्लेट शेप, जियोड आकार या स्फेरॉइड भी कहा जा सकता है, स्फीयर नहीं है, स्फीयरॉइड। तो ये जो है आपके नाम दिए गए हैं, इसका मतलब ये सभी हो जाएंगे इसके नाम। तो इन सभी नामों को जो है आपके एक तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर देखिए यहां पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर जी का मान, स्मॉल जी का मान अधिकतम होगा। तो हमें पता है कि देखिए आपने पढ़ा था कि जी की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट होती है, और जी की वैल्यू जो डिपेंडेंट होती है वो जैसे आपने पढ़ा था m इंटू जी, जो डेराइव हम लोग ने फॉर्मूला किया था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें हम लोग ने एम एम को कैंसिल किया और जी की वैल्यू निकली कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी और आर का रिलेशन क्या है, विद क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए ये क्या है, आर स्क्वायर जो है आपके विद क्रमानुपाती हो जाती है। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहां पर इस तरह के जो आपके क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को अगर हम ध्यान दें तो इसमें आपको इससे कोरिलेशन आपको निकालना होता है। इसके मतलब कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो रेडियस है वो मैक्सिमम कहां पे है, आर जो है मैक्सिमम यहां है, और यहां पर आर मिनिमम है। जहां पर आर मैक्सिमम है, जहां आर मैक्सिमम होगा यहां वहां जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसके मतलब विषुवत रेखा पर जी का मान मिनिमम है, और जहां पर रेडियस मिनिमम है वहां पे जी का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसलिए जी का मान मैक्सिमम है कहां पर, ध्रुव पर। तो ध्रुवों पर मैक्सिमम जी का मान होता है। इसके मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की तरफ चलेंगे तो 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो जी का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री पर होगा, 2 डिग्री से ज्यादा जी का मान 5 डिग्री पे होगा, 5 डिग्री से ज्यादा 50 डिग्री पर होगा, 50 डिग्री से ज्यादा 70 डिग्री पे होगा, और सबसे ज्यादा 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो जितना बड़ा अक्षांश हो रहा है, जितना बड़ा अक्षांश हो रहा है उतना बड़ा जी का मान है। तो आपको कोरिलेट करना है कि मान से। तो 45, 70, 35 और 60 ये चारों अक्षांश दिए हैं। इन चारों अक्षांशों में सबसे बड़ा कौन है, 60। तो 60 अगर सबसे बड़ा है तो इसके मतलब इस पर जी का मान क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। तो जी का मान मैक्सिमम अगर हम लोग देखेंगे तो किस पर होगा, 70 डिग्री दक्षिण पर। तो ये जो है आपके एक तरह से ये हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हैं, बी का मान क्या हो गया, 70 हो गया। अब इसमें देखा कि आपने 70 डिग्री अक्षांश जो है यही आंसर हो गया, बी वाला आंसर है, और ये इसी पर जी के मैक्सिमम मान हमें निकलेंगे इनके कंपैरिजन में। अब देखिए यहां पर दिया है ए बी सी डी ध्रुव तारा देख रहे हैं। ये ए बी सी डी 4 लोग ध्रुव तारा देख रहे हैं। किसे ध्रुव तारा नहीं दिखेगा, ए खड़ा है विषुवत रेखा पर, बी खड़ा है कर्क रेखा पर, सी खड़ा है आर्कटिक वृत्त पर, डी खड़ा है ध्रुव पर। तो अब यहां पर क्या है, अगर हम ये बनाए विषुवत रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री, और उत्तर, और ये है 90 डिग्री ध्रुव जो कि नॉर्थ पोल। अब यहां पर देखिए अगर हम कहें कि ए खड़ा है विषुवत रेखा पर, तो ए यहां खड़ा है, बी यहां खड़ा है, सी यहां खड़ा है, डी यहां खड़ा है। हम लोगों ने क्या देखा था कि ध्रुव तारा एक ऐसा तारा होता है जो पृथ्वी की सतह से जितने कोण के झुकाव पर दिखाई देता है वही उस स्थान का अक्षांश होता है। इसके मतलब कि अगर ध्रुव तारा, अगर हम कहीं खड़े हैं और हमें ध्रुव तारा दिखाई पड़ रहा है और ये जो कोण बना रहा है, यहां से ये कोण जो है अगर मान लीजिए 60 डिग्री का बना रहा है, इसके मतलब हम 60 डिग्री अक्षांश पर खड़े हैं।
ध्रुव तारा पृथ्वी की सतह से या देखने की रेखा आप ये कह सकते हैं, जितने कोण के झुकाव पे हमें दिखाई पड़ेगा, ये क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से जितना कोण बना रहा है उतने ही जो है आपके उतने ही अक्षांश पर हम खड़े होंगे। अगर हमें किसी पृथ्वी के ऊपरी भागों में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की ही बात होती है, दक्षिण गोलार्ध से कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा ये किसी भी जगह से, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध से। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष ये स्थित है, इसकी वजह से सिर्फ उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है, दक्षिण ध्रुव से नहीं दिखाई देगा। दक्षिण जो है आपके दक्षिण गोलार्ध से ही नहीं दिखाई पड़ेगा। आप 0 डिग्री के नीचे चले जाएंगे तो कहीं से नहीं देख पाएंगे आप इस तारे को। तो हमेशा उत्तरी जो है आपके एक तरह से उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाई पड़ता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये पता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए हम उत्तरी गोलार्ध में कहीं खड़े हैं और हमें दिख रहा है ये तारा, और हमने देखा कि देखने की रेखा क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री कोण बना रही है। इसके मतलब हम 45 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खड़े हैं। हम पहुंचे, ऐसे दिख रहा है 80 डिग्री पर, 80 डिग्री पर हमें देखना पड़ रहा है, देखने की रेखा ये क्षैतिज से 80 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो इसके मतलब हम 80 डिग्री अक्षांश पे खड़े हैं। और ध्रुव पर खड़ा व्यक्ति ध्रुव तारे को देखता है तो कोण कितना बनता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कोण पे इसके मतलब सर के ऊपर दिखाई पड़ेगा उसे। तो अगर हम ध्रुव पर जाकर के खड़े हो जाए उत्तरी ध्रुव पर, तो हमें सर के ऊपर ध्रुव तारा दिखाई पड़ेगा। तो देखने की रेखा हमारा ये पृथ्वी की सतह से कितना कोण बना रही है? 90। तो इसलिए हम 90 डिग्री अक्षांश पर खड़े हैं, उत्तर अक्षांश पे। तो इसके मतलब ध्रुव तारा जितने कोण के झुकाव पर दिखाई देता है वही क्या होता है? उस स्थान का अक्षांश हो जाता है। तो अब यहां पर खड़े व्यक्ति को 90 डिग्री कोण पे दिखाई देगा, इसके मतलब सर के ऊपर दिखाई पड़ेगा। यहां पर खड़े व्यक्ति को ध्रुव तारा कहां दिखाई पड़ेगा? 66.5 डिग्री पे दिखाई पड़ेगा। यहां पर खड़े हुए व्यक्ति को, कर्क रेखा पे खड़े हुए व्यक्ति को कितने कोणों के झुकाव पे दिखाई पड़ेगा? 23.5 डिग्री पर दिखाई पड़ेगा। और उसी तरह से विषुवत रेखा पर खड़े हुए व्यक्ति को 0 डिग्री पर दिखाई पड़ेगा। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? क्षितिज में आ गया, हॉरिजॉन में आ गया, नीचे आ गया। और जब हॉरिजॉन में आ गया तो ऐसी कंडीशन में क्या है? तो यहां ध्रुव तारा 90 डिग्री पे था, यहां से देखा तो 66.5 डिग्री पे ऐसे दिखने लगा, यहां से देखा तो और नीचे ऐसे 23.5 डिग्री के झुकाव पे दिखने लगा, और यहां पे आए तो 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्षितिज हो गया, क्षितिज के नीचे चला गया, हॉरिजॉन के नीचे चला गया। तो इसका मतलब यहां पर खड़े हुए व्यक्ति को ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा। तो विषुवत रेखा पर खड़े किसी व्यक्ति को ध्रुव तारा इसी वजह से नहीं दिखाई देता क्योंकि 0 डिग्री का कोण बना रहा है। 0 डिग्री कोण बनाने का मतलब हॉरिजॉन में चला गया। हॉरिजॉन के मतलब क्या होता है? जहां पर एक काल्पनिक स्थान, जहां पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, तो ये जो है आपके एक तरह से उसको क्षितिज हॉरिजॉन कहते हैं। और उसके नीचे जाने का मतलब फिर हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे सूर्य उदय और सूर्यास्त कैसे होता है? क्षितिज के ऊपर आकर के क्षितिज के नीचे जाकर के। सूर्य उदय हुआ, क्षितिज हॉरिजॉन से ऊपर आ गया, तब हमें दिखने लगा, और हॉरिजॉन के नीचे चला गया, दिखना बंद हो गया। तो सूर्योदय सूर्यास्त जैसे होता है उसी तरह से बिल्कुल ये होता है। तो इसलिए ए पर खड़ा व्यक्ति, ए जो है ध्रुव तारे विषुवत रेखा पे खड़ा है, इसलिए इसको ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा। फिर देखिए जैसे कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से अप्रभावित देश था। अब ये 2004 की घटना है। 2004 की घटना अब हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी इसलिए पढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या होती है या क्यों पढ़ाया जाता है? अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इस समय जो भूकंप आया था, तो भूकंप के समय सुनामी की उत्पत्ति हुई थी, और ये अभी तक की 2000 जो है आपके 20-21 आने वाला है और 20 खत्म हो रहा है, तो ये आपके 2020-21 की तक अब तक ऐसी सुनामी नहीं आई जिसमें 11 देश पूरी तरह से जो है आपके एक तरह से प्रभावित थे, और तटीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विनाश हुआ था, लाखों की संख्या में लोग मरे थे। तो इंडोनेशिया के जो है द्वीप से ये उत्पन्न हुआ। इंडोनेशिया प्रभावित था ही, मलेशिया प्रभावित हुआ, फिर इसी तरह से जितना भी अगर पूरे जो आपके रीजन है उस रीजन को अगर आप देखें तो इस पूरे रीजन में आपके इफेक्ट था। तो इंडोनेशिया के द्वीप में आपके आया, इंडोनेशिया के द्वीप से मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार,
बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ये सारे देश प्रभावित थे, ऑस्ट्रेलिया, ये सब प्रभावित था। ये सारे के सारे देश जो है आपके जो इस रेंज में आ रहे हैं वो सब प्रभावित थे। तो भारत, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश। अब इसमें से जो आपके कह रहा है कि मलेशिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इसमें से कौन प्रभावित नहीं होगा? अगर आपने ये पढ़ा हो, क्योंकि अभी आगे चल करके अभी ये सारी चीजें आएंगी, स्थल अवरुद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री किसको कहा जाता है? कोई अगर कंट्री है और उसके चारों तरफ जो है आपके स्थलीय स्थल है, चारों तरफ स्थलीय स्थल है, जल नहीं है, इसका मतलब चारों तरफ देश से घिरा हुआ है। तो ऐसे जो है देशों से या फिर स्थल से घिरा होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे देश को क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्री। तो लैंड लॉक्ड कंट्री विश्व में बहुत कम है, या तो तटीय क्षेत्र में है, या तो हर देश के तटीय क्षेत्र में जो है आपके समुद्र होता है, महासागर के किनारे है, या फिर ज्यादातर जो है आपके कोई सागरी पड़ गया। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिसकी पूरी बाउंड्री पर कहीं पर भी जल नहीं है। जिस देश की पूरी बाउंड्री पर कहीं पर भी कोई जल का नामो निशान नहीं है, उसी को स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। और उसमें देश में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा देश अभी आप पढ़ेंगे मंगोलिया है। मंगोलिया को अगर आप देखेंगे, ये पूरा मंगोलिया बीच में, रूस और चीन के बीच में ये पूरा मंगोलिया है। बीच में और भी जो है आपके देश हो सकते थे, जैसे कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश हो सकता था, लेकिन क्योंकि इसकी सीमा अरल सागर और कैस्पियन सागर दोनों से छूती है तो स्थल अवरुद्ध देश नहीं रहा, क्योंकि स्थल से नहीं जल से टच हो रहा है, मध्य में है, मध्य एशिया में है। उसी तरह से तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये छोटे छोटे देश हैं जो कि आपके स्थल अवरुद्ध है। लेकिन और उसी तरह से जो है यहां पर पाया जाता है लाओस। लाओस भी जो है आपके एक तरह से दक्षिण पूर्व एशियाई देश में स्थल अवरुद्ध देश है, जिसके पूर्वी भाग में वियतनाम है, दक्षिणी भाग में कंबोडिया है, कंबोडिया से है, पश्चिमी भाग में थाईलैंड है, उत्तर पश्चिमी भाग में म्यांमार है और उत्तरी भाग में चाइना है। इन देशों से ये घिरा हुआ है। तो ये स्थल अवरुद्ध देश है। और अगर स्थल अवरुद्ध देश है और चारों तरफ इसके स्थल है तो समुद्र होगा ही नहीं, और अगर समुद्र नहीं होगा तो सुनामी नहीं आएगी। तो सुनामी से प्रभाव किसको पड़ेगा? उसी देश को पड़ेगा जो तटीय क्षेत्र में है। तो इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या लगाना था आपको? कॉन्सेप्ट ये लगाना था कि कौन सा देश तटीय क्षेत्र में है और कौन सा देश तटीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका इस तिथि से कोई लेना देना नहीं प्रश्न का। ये आपके 2040 में भी आ सकता है, 2030 में भी प्रश्न आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है, आपको ये पता है कि नहीं कि सुनामी, अब आपने रटा हो कि हाँ सुनामी से प्रभावित कौन कौन से देश है, इस पे क्वेश्चन ये नहीं है। ये क्वेश्चन क्यों बना? ये क्वेश्चन इसलिए बना कि ये बताने के लिए कि जो आपके एक तरह से सुनामी आई तो उसमें जो प्रभावित देश होंगे वो कौन से होंगे। ये आईक्यू का क्वेश्चन है। अब आदमी ये सोचेगा 2004 का प्रश्न 2020 से पूछा जा रहा है, तो इंफॉर्मेशन नहीं ली जा रही है, आपका आईक्यू टेस्ट किया जा रहा है। इससे आईक्यू ये टेस्ट किया जा रहा है कि आपको कितने देश ऐसे पता है जो कि आपके तटीय क्षेत्र में हैं और स्थल अवरुद्ध देश जो है आपके रूप में है। तो मलेशिया तटीय क्षेत्र में है और सुनामी से अफेक्टेड था। म्यांमार तटीय क्षेत्र में है, तट है इसके पास, ये भी अफेक्टेड था। थाईलैंड तटीय क्षेत्र है, इसमें भी इफेक्ट था। लाओस के पास कोई तट नहीं, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, चारों तरफ से देश से घिरा हुआ है। तो पूर्वी भाग में आपके वियतनाम है, नीचे कंबोडिया का क्षेत्र है, पश्चिमी भाग में आप देखेंगे थाईलैंड और म्यांमार का क्षेत्र है, ऊपरी भाग में अगर आप देखेंगे तो चला आता है चीन। चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, और जब देशों से घिरा हुआ है तो इसके पास समुद्र नहीं है। जब समुद्र नहीं है तो वहां पर सुनामी आएगी नहीं, इसलिए अनअफेक्टेड क्या था? लाओस। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए कुछ क्वेश्चन कभी कभी आदमी को लगता है, जैसे मान लीजिए कि जो देखे प्रश्न और जिसने दिमाग नहीं लगाया हो उसको लगेगा अरे क्या आउटडेटेड प्रश्न बना हुआ है, 2004 की घटना पूछ रहे हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इससे पहले जो है आपने पढ़ा था वो वाला बैरन वाला क्वेश्चन, तो वो भी 2005 में घटना हुई थी। तो अब आदमी ये सोचे कि 2004 और 2005 की घटना अब 2020 में पढ़ाई जा रही है। तो 2020 में इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि इसका ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ये जब तक हम आपको बताएंगे नहीं, अगर हमने एक्सप्लेन ना भी किया होता तो आपको भी लगता अरे सर ने कौन सा पेपर बनाया, 2004 की घटना पूछ रहे हैं 2020 में।
तो आपको भी ऐसा लगता, लेकिन ये प्रश्न क्या है, ये आपके आईक्यू को टेस्ट कर रहा है और आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में कि लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है। तो इसलिए जो है आपके इनडायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन जो है आपके इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा में आए भूकंप की तीव्रता थी रिक्टर पैमाने पर कितनी थी। तो ये रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता थी 8.9 रिक्टर स्केल जो है आपकी मानी गई थी। अब आप कहेंगे ये क्यों दिया हुआ है, इसके बारे में 2004 की घटना ये भी है, यही सुमात्रा द्वीप पर जो आया हुआ था, तो इसी की वजह से आपके सुनामी आई थी। अब इस घटना को क्यों कब पूछा जा रहा है, इस घटना को इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि रिक्टर पैमाने पर जो माप थी, जो आपकी तीव्रता थी रिक्टर पैमाने पर वो 8.9 थी और जब एमएमएस स्केल पर नापा गया था वो 9.2 थी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट दोनों का नहीं क्लियर होगा, एमएमएस स्केल और जो आपके एक तरह से रिक्टर स्केल, क्योंकि जब एमएमएस स्केल पर वैज्ञानिकों ने नापा तो वो आपके 9.2 चली गई थी और कुछ जगह पर ये 9 भी डिटेक्ट हो रही थी, 8.9 ना शो होकर के 9 डिटेक्ट हुई, क्योंकि जब भूकंप आया था जब इस समय, तो यूएसए ने इसका मापन किया था और यूएसए ने जब मापन किया तो उसने 9 रिक्टर स्केल के बारे में बताया था कि 9 रिक्टर स्केल पर जो है आपके भूकंप आया है, तो एक्यूरेट वो नहीं था। तो जबकि जो तीव्रता थी वो 8.9 थी। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको कंफ्यूज सिर्फ किया जा रहा है क्योंकि इतने बड़े भूकंप बहुत कम आए हैं, रेयर आए हैं। 9 रिक्टर पैमाने पर भूकंप नहीं आए हैं, मतलब 8.9 आने का मतलब क्या है, दुनिया का तहस नहस हो जाना। तो ये ऐसी स्केल है जो कभी तीव्रता वाली नहीं आई। ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि इतनी तीव्रता कभी नहीं रही जिस तरह की तीव्रता 8.9 रिक्टर पैमाने में थी। तो 8.9 रिक्टर पैमाने में इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि आपके जीवन संभव नहीं होता। तो लगभग यहां पर जीवन समाप्त हो गया था। तो ये पूरा सुमात्रा द्वीप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था इसमें। तो 8.9 रिक्टर पैमाना था, जबकि एमएमएस स्केल पर 9.2 इसका मापन किया गया था। तो इसलिए जो आपके एक तरह से जो आपके आकलन है, ये प्रश्न क्यों पूछा गया, क्योंकि इस कंफ्यूजन की वजह से। तो अब आपका स्केल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आपने अगर कभी पढ़ा होगा कि 8.9 तो 9.2, तो आपने अगर यूनिट पर ध्यान नहीं दिया, यूनिट क्या थी, रिक्टर थी या एमएमएस थी। तो अगर रिक्टर थी तो उसका मान क्या हो जाएगा 8.9 और एमएमएस अगर करेंगे तो 9.2। तो इसलिए जो आपके रिक्टर पैमाना था उस पर 8.9 रिक्टर पैमाने पर आपके एक तरह से भूकंप आया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट हो जाएगा। निहारिका परिकल्पना नेबुलर कॉन्सेप्ट का संपादन 1796 में किस वैज्ञानिक ने किया था। ये तो डायरेक्ट जो है आप जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि हाइपोथेसिस किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था पीसीएस में, ये पीसीएस का क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि निहारिका परिकल्पना किसने दिया था। तो लैपलेस ने दिया था, आपको पता है, क्योंकि लैपलेस ने निहारिका परिकल्पना क्यों दिया था, क्योंकि जो गैसीय परिकल्पना थी कांट की वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। तो इसलिए गैसीय परिकल्पना को जो है आपके एक तरह से गैसीय जो आपके उसमें त्रुटियां थी, उस त्रुटियों को दूर करने के लिए जो है आपके ये सिद्धांत दिया गया था। फिर देखिए 51 है, भूपटल के क्षैतिज विस्तार में किन शैलों का सबसे अधिक योग है। हमने आपको क्या बताया था, भूपटल के क्षैतिज विस्तार में, क्षैतिज विस्तार मतलब हॉरिजॉन्टल, उसमें पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा चट्टानें कौन सी हैं। हमने इनिशियली जब हम आपको चट्टान पढ़ा रहे तो हमने आपको बताया था जो चट्टान सबसे पहले बनी वो कौन सी थी, अग्नेय, प्राइमरी रॉक्स था। लेकिन प्राइमरी रॉक्स जब बना, चट्टानें बन गई। अब ये चट्टान फैली कैसे दूर दूर तक, तो दूर दूर तक फैलने का काम नदियों ने किया, पवन ने किया। तो पवनों के द्वारा, नदियों के द्वारा इन चट्टानों के छोटे छोटे कण टूट करके दूर दूर तक पहुंचे। अब वो जाकर के जम गए, और टूटे हुए कण जाकर के कहीं अगर जम रहे हैं तो कणों के जमाव से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा गया था, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंटेशन प्रक्रिया के कारण बनी थी। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो जो आपके एक तरह से इसका विस्तार होता है, ये जो आपके एक तरह से जो विस्तार में अगर हम देखेंगे तो
जो आपके अग्नि चट्टाने हैं वो तो ज्यादा ही हैं, कहां पे है लेकिन सीमित जगह पे। किस जगह मिलेगी? ज्वालामुखी के क्षेत्र में, ज्वालामुखी की पेटी में, बाकी हर जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यही चट्टाने जो नदियां हैं, जो पवन है, उससे अपरदित होकर के बहुत दूर दूर तक पहुंच गई। इसलिए ज्यादातर जो मैक्सिमम विस्तार मिलता है वो किसका मिलता है? अवसादी चट्टानों का मिलता है। तो अवसादी चट्टाने जो हैं आपके सबसे ज्यादा मात्रा में, तो अग्नि चट्टाने मतलब इग्नियस रॉक्स, रूपांतरित चट्टाने मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स, अवसादी चट्टान मतलब जो है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सबसे अधिक योग किसका है ये पूछ रहा है शैलों में। शैल मतलब रॉक्स, तो रॉक्स सबसे ज्यादा कौन सी है? तो अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स सबसे ज्यादा मात्रा में आपके पाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है आपके अवसादी चट्टान से मिलती है। फिर देखिए बलुका पत्थर का रूपांतरण, सैंडस्टोन रूपांतरित होता है। और सैंडस्टोन रूपांतरित होकर क्या होता है? तो हम लोग ने देखिए पढ़ा था ढेर सारे रूपांतरण, जैसे कोयला जो है ग्रेफाइट में बदल गया, ग्रेफाइट जो था वो हीरे में कन्वर्ट हो गया, फिर ग्रेनाइट जो था वो नीस चट्टान में कन्वर्ट हो गया, फिर चूना पत्थर लाइमस्टोन जो था वो मार्बल में कन्वर्ट हो गया, बलुका पत्थर जो सैंडस्टोन था वो जो है आपके क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो गया, क्वार्ट्ज में। इसी तरह से आपके जैसे बहुत सारे शेल चट्टान थी वो स्लेट में कन्वर्ट हो गई, शेल जो है वो सिस्ट में भी कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से ढेर सारे हम लोगों ने इसका रूपांतरण पढ़ा था। उस रूपांतरण में अगर आप देखेंगे तो बलुका पत्थर का रूपांतरण अगर हम देखें तो किसमें होता है? सैंडस्टोन किसमें कन्वर्ट होता है? क्वार्ट्जाइट में। तो क्वार्ट्जाइट जो है, क्वार्ट्जाइट में ये कन्वर्ट होता है। तो ये क्या है? बलुका पत्थर का रूपांतरण। तो रूपांतरण मतलब मेटामॉर्फोज हुआ। तो बलुका पत्थर जो है आपके मेटामॉर्फोज होकर के क्या बना? मेटामॉर्फिक कौन सी रॉक बनी? क्वार्ट्जाइट, इसके मतलब क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो है आपके ये बनने वाली चट्टान होती है जो कि यहां पर निर्मित हुई। तो ये जो है आपके चट्टान हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अब फिर से आपके सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें क्या है? शैले दी हैं, अभी जो शैल का रूपांतरण हम लोग ने देखा और इसका रूपांतरण दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे आपके शेल है, ग्रेबो है, कोयला है, बसाल्ट है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो शेल जो है वो शिस्ट और अभ्रक दोनों में, शिस्ट भी दिया हुआ है और स्लेट और जो है आपके अभ्रक और शिस्ट दिया हुआ है। तो क्योंकि शेल स्लेट में भी कन्वर्ट होती है और शिस्ट में भी, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में ये वाला आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ग्रेबो जो होता है ग्रेबोनीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता है। कोयला जो है वो ग्रेफाइट में और फिर ग्रेफाइट हीरे में, इसके मतलब कोयले का रूपांतरण किसमें होता है? ग्रेफाइट और हीरे दोनों में होता है। और बसाल्ट जो होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है? शिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपके ऑप्शन हो जाता है। तो ए के साथ मैच कर रहा है 4, बी के साथ 3, सी के साथ 2, डी के साथ 1। तो ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो ये वाला ऑप्शन हो गया, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो सी वाला जो है आपके आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन की मकसद होता है कि आपके मल्टीपल इंफॉर्मेशन ले लेना, या मल्टीपल इंफॉर्मेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। एक दो चीज पता है, एक दो चीज नहीं पता है, तो उसमें आपका जो है आपके सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस फंस जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। कभी कभी ऑप्शन से पकड़ में आ भी जाते हैं कि कम से कम 4 में से अगर 2 चीज भी पता है तो उससे जो है आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहें, हमेशा इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि हर एक चीज, क्योंकि देखिए सिविल में आने वाली चीज इतना कभी कभी आसान नहीं होती, अब और बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन कर देते हैं। तो अभी क्वेश्चन जैसे आप अभी तो करंट में हम लोग आए नहीं, अभी जैसे मान लीजिए कि आपके एनवायरमेंट आ जाएगा, तब देखिएगा क्वेश्चन कितने बड़े बनते हैं। ये सब तो आपके छोटे क्वेश्चन आपके जो इन्फॉर्मेट जो है छोटे चैप्टर से बने हुए हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन आपके एनवायरमेंटल पार्ट से कितने लंबे लंबे आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, और जो है कितने इंफॉर्मेशन वाले आते हैं। जैसे फॉरेस्ट कवर कर हर साल नए आंकड़े आते हैं, उससे एनवायरमेंटल पार्ट से अलग आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हर साल जो नई रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट पे प्रश्न बनते हैं जितनी भी, या फिर जितने भी अर्थ सबमिट होते हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो से जो है कंसर्निंग होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारा वास्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोगों को कवर करने होते हैं। अब देखिए
ये है आइसलैंड किस ज्वालामुखी पेटी का प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो आइसलैंड आपको हमने बताया था आइसलैंड किस पेटी में आता है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड का क्षेत्र है, ये वेस्ट इंडीज है, ये किसमें आ रहा था, मध्य अटलांटिक पेटी में। इस आकार की जो मध्य अटलांटिक पेटी थी उसमें जो है आपके ये आ रहा था। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में जो है ये जो भी आपके इसका विस्तार होता है या जो भी आपके इसका एक्सटेंशन होता है तो उसको जो है हम लोगों को यहां पर देखना पड़ता है कि जो बेल्ट है उसका एक्सटेंशन कहां पे होता है और कहां तक जो है हम लोगों को जो है इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये आइसलैंड के बारे में पूछ रहा है। तो आइसलैंड किस ज्वालामुखी पेटी का प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। अब हमने आपको जब पेटी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कौन कौन से क्षेत्र अफेक्टेड है। आपको सब क्षेत्र पता होने चाहिए, जितने प्रभावित देश हैं। कोई भी, जैसे आइसलैंड यहां दिया, यहां कुछ भी दे सकता है। यहां यह कह देता कि मलेशिया किस जो है आपके ज्वालामुखी पेटी में स्थित है या प्रभावित होता है, या आपसे कहा जाए अफगानिस्तान जो है किस ज्वालामुखी पेटी का प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है, या म्यांमार को पूछ लिया जाए कि किस ज्वालामुखी पेटी का जो है वो है। तो कोई भी एक इंफॉर्मेशन या कोई भी एक ऐसा जो क्षेत्र है वो आपके यहां पर जो है पूछा जा सकता है पेटियों में। तो जैसे आइसलैंड क्योंकि प्रमुख है और जो है आपके चर्चित है, और इसलिए क्योंकि आइसलैंड को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो ये किसमें है, ये है मध्य अटलांटिक पेटी में। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी जो है जल मंडल आने वाला है उसमें अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों इसको ऐसा कहा जाता है। तो अंध महासागरी पेटी जिसको हम लोग कहेंगे, तो अंध महासागर मींस अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन का मकसद क्या था, दो चीज। पहली चीज, दो इंफॉर्मेशन। अब इसमें आपको दो जानकारियां होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। पहली चीज, आइसलैंड कहां स्थित है ये पता होना चाहिए। दूसरी सबसे, अब ये पता है आपको और बेल्ट भी पता है कि मध्य अटलांटिक पेटी है। अगर आपको ये नहीं पता कि अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम अंध महासागर भी है तो भी आप नहीं बता पाएंगे। आप तो इस ऑप्शन में ढूंढेंगे जो है आपके अटलांटिक महासागर कहां है, अटलांटिक महासागर कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि यहां पर भी क्वेश्चन देखिए सिंपल सा लग रहा है कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया, लेकिन ये आपसे दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा रहा है। आइसलैंड के बारे में आपको पता हो किस पेटी में स्थित है, और दूसरी चीज अटलांटिक महासागर का दूसरे नाम से दे दिया इसको अंध महासागरी पेटी। तो ये अंध महासागर जो है अटलांटिक महासागर का ही नाम होता है, अटलांटिक महासागर को ही हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है देखिए, विश्व का विशालतम धुआरे का क्षेत्र कहां है। तो विश्व का विशालतम धुआरे का क्षेत्र किस जगह पे है। तो हमने आपको बताया था कि धुआरे क्षेत्र क्या होता है, जहां पर धुआरे या फ्यूमारोल्स किसको कहा गया था। हमने आपको बताया था ज्वालामुखी फटता है तो दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, जमीन फट जाती है, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। तो ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र से हजारों छिद्र हो जाते हैं, हजारों दरार हो जाती हैं, और उन दरारों से धुएं निकलने लगते हैं। तो हजारों की संख्या में इस तरह के छिद्र और दरारें होती हैं जिसमें से धुएं निकलते हैं, उनको धुआरे कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि कटमई ज्वालामुखी जो अलास्का में है, वो जब फटता है तो पूरी जमीन को आसपास इतनी भयानक विस्फोट होता है कि आसपास की जमीन को पूरा क्रैक कर देता है, छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, और हजारों की संख्या में दसियों हजार छिद्र होते हैं जिसके धुएं निकलते रहते हैं। इसीलिए उसको क्या कहा गया था, 10,000 धुओं की घाटी, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स आपको पढ़ाया था, उसी पर जो है आपके क्वेश्चन बना है। तो विश्व का विशालतम धुआरे, अब ये नहीं कह रहा है कि 10,000 धुओं की घाटी किसको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो आप डायरेक्ट पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आया तो 10,000 धुओं की घाटी अगर कहता है तो आपने पढ़ रखा है, कटमई लगा लेते आप। लेकिन इनडायरेक्ट वे में विशालतम धुआरों का क्षेत्र कहां है, तो विशालतम धुआरों का क्षेत्र कटमई में जो है आपके अलास्का। तो अलास्का में कटमई ज्वालामुखी जो होता है वही जो है आपके एक तरह से इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए 56 है, 56 क्वेश्चन में स्थान दिया है और ज्वालामुखी के नाम दिए। तो जैसे आपने ज्वालामुखी की पेटी में ढेर सारे ज्वालामुखी पड़े थे विश्व के, तो एटलीस्ट आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व में कौन कौन से ज्वालामुखी कहां कहां स्थित है। अगर उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जितने हैं, जितने सुमेलित करने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिविल के हैं,
जो कि आपके बहुत हद तक बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं पीसीएस में। तो ये सब सिविल के आईएएस के क्वेश्चन हैं जो कि आपके इस तरह से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तीर से कई निशान लगाता है और एक क्वेश्चन से आपके ढेर सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ऐसा जो है आपके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो स्थान ज्वालामुखियों के नाम, तो अब यहां पर क्या है, इक्वाडोर। इक्वाडोर देश जो है दक्षिण जो है आपके उसमें है अमेरिका में, और इक्वाडोर में हमने आपको बताया था 2 ज्वालामुखी हैं, और उसमें कोटापेक्सी के बारे में विशेषकर हमने आपको बताया था कि कोटापेक्सी एक ऐसा ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कोटापेक्सी आपके स्थित होता है। ये आपके कहां पे है, ये इक्वाडोर देश में आपके पाया जाता है। फिर जापान में हमने आपको बताया था, ये भी विशेष चीज ये है कि जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो फ्यूजियामा है। तो पूरे जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। तो माउंट ऊसू पढ़ा था, फ्यूजियामा पढ़ा था आपने, आपके याकोहामा पढ़ा था। तो ये सब जो है ज्वालामुखी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा था, फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, इसलिए इसको यहां पर बताया गया। ईरान में देवबंद ज्वालामुखी, तो देवबंद ज्वालामुखी था, एल्ब्रूस ज्वालामुखी था। तो ये ज्वालामुखी आपके हुआ करते थे। फिर जो यूएसए है, यूएसए में क्या था, माउंट शास्ता। जैसे माउंट शास्ता था, माउंट हुड था, जो है आपके इस तरह के जो है ज्वालामुखी आपने पढ़े थे यूएसए में। तो माउंट शास्ता जो था ये आपके एक तरह से यूएसए में। तो इसको अगर आप देखें तो ए मैच कर रहा है 3 से, B4, C1 और D2। तो A3 देखिए एक ही से पकड़ में आ गया। अगर आपको इक्वाडोर ये पढ़ रहा है तो ए का 3 से भी यही है, इसलिए डी ही ऑप्शन होगा। B4 हो गया, C1 हो गया, और डी जो है आपके 2। तो ये जो है आपके ये आंसर हो गया। तो कभी कभी बाय चांस ऐसा भी हो जाता है कि एक इंफॉर्मेशन पकड़ में आ गई और देखिए आंसर आ गया एक ही इंफॉर्मेशन से। इक्वाडोर कोटापेक्सी जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इक्वाडोर देश में स्थित है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता होती तो ये क्वेश्चन पूरा कर लेते, ना पता होता कोई भी बाकी 3। क्यों? क्योंकि A3 पर देखिए, A3 पर सिर्फ एक आंसर है, और अगर आपको वही पता है तो एक आंसर से ही चारों आंसर निकल आए। तो इस तरह से जो है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आंसर्स पे, तो कभी कभी आंसर से ही आंसर हम लोग पा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है, किस जगह पर आपके सर्वाधिक प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। तो अब यहां पर देखिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब प्रभाव ऐसे अगर कहा जाए, वो स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, ये क्या है, भूकंप का मूल, भूकंप मूल फोकस, और इस तरह चारों तरफ जाती है। जो लंबवत स्थित स्थान होता है, जहां पे सबसे ज्यादा ऊर्जा पहुंचती है, जहां सर्वाधिक विनाश होता है, जहां सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आता है, ये क्या होता है, भूकंप का अधिकेंद्र। तो ये पार्ट जो है ये है फोकस, और ये है एपिसेंटर, जो कि पृथ्वी की सतह पर होता है। तो ऊर्जा तो सर्वाधिक यहां पर होती है, फोकस पे। तो अगर ये प्रश्न कहता कि सर्वाधिक ऊर्जा किस जगह पर होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाता, नाभिक पे, क्योंकि सारी ऊर्जा वहीं से तो निकलती है, जो कि आपके तरंगों के रूप में चारों तरफ बढ़ती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा तो यहां पे है। लेकिन जब हम प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो भूकंप का प्रभाव कहां देखने को मिलता है, सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर। तो प्रभाव ये कहां डालेगा, पृथ्वी की सतह पर। और पृथ्वी की सतह पर अगर प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तो सतह पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, या किस तरह से जो है आपके इसको निकालते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि पृथ्वी की सतह पर वो स्थान जो भूकंप मूल से सबसे निकटतम स्थित होता है, लंबवत होता है, और जहां पे सर्वाधिक ऊर्जा पहुंचती है, वो क्या होता है, अधिकेंद्र। तो सबसे ज्यादा प्रभाव वाला क्षेत्र, जो प्रभावित क्षेत्र होता है, वो एपिसेंटर का क्षेत्र होता है। तो इसलिए अधिकेंद्र जो है आपके इसका आंसर हो जाएगा। फोकस से कंफ्यूजन हो सकता है कि फोकस कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे ज्यादा प्रभाव, तो प्रभाव इसको तो हम लोग महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अंदर है, इसका प्रभाव क्या जाने, इसका पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अंदर क्या है, कितनी ऊर्जा है, किस तरह का जो है अंदर चीजें हैं। तो इफेक्ट जो आ रहा है वो कहां हो रहा है, वो सतह पर हो रहा है। तो इफेक्ट क्योंकि सतह पर है, इसलिए ऐसी कंडीशन में जो है आपके एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एपिसेंटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
जापान में प्रतिवर्ष भूकंप के धक्के अनुभव किए जाते हैं। अब देखिए लगभग जैसे आपके अनुमान लिया जाता है इसमें कि जो भूकंप जो ज्वालामुखी जो है एक तरह से अगर कहें तो जापान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा विश्व के जो है आपके भूकंप आते हैं, और भूकंप जो आपके आते हैं तो उनका रेंज दिया गया है कि 1200 मिनिमम होते हैं लेकिन मैक्सिमम 1500 तक आते हैं। तो अगर आप रेंज देखेंगे तो 1200 से 1500 के रेंज में तो आपके ये दो आंसर नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो रेंज होता है अगर आप देखें तो 1500 तक भूकंपी झटके ज्यादातर मैक्सिमम इंटेंसिटी के और सबसे ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो लगभग अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 1500 के निकट लगभग आएगा। तो रेंज अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 1200 से 1500 भूकंपी झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन लगभग एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये एवरेज जो है आपके 1500 के पास आता है, क्योंकि ज्यादातर भूकंप के झटके बहुत अधिक मात्रा में आते हैं और एक वर्ष में किसी भी जगह पे 1500 भूकंपी झटके लगभग महसूस किए जाते हैं, जिसकी वजह से जापान को क्या कहा जाता है, भूकंपों का देश। तो भूकंपों के देश के नाम से कहने का मकसद यह है कि जो आपके रेंज है 1200 से 1500 वो 1500 पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। प्रतिवर्ष जो आने वाले भूकंपी झटके हैं वो 1500 के नजदीक ज्यादा रहते हैं। जैसे मान लीजिए 1440 आ गए किसी वर्ष जो है आपके 1380 आ गए, किसी वर्ष जो है आपके एक तरह से 1495 आ गए, किसी वर्ष जो है 1520 आ गए, किसी वर्ष जो है आपके 1580 आ गए। तो ऑन एन एवरेज जब आप लेंगे तो 1500 के आसपास लगभग जो है आपके कॉन्सेंट्रेशन बनेगा एवरेज का। तो ये जो है आपके इसी तरह से आप देखेंगे कि भूकंप के झटके जो होते हैं वो लगभग 1500 भूकंपी झटके महसूस किए जाते हैं ऑन एन एवरेज। तो इसीलिए जो रेंज होती है उसको किनारे किया जाता है, और जो आंकड़े आपको दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि लगभग विश्व में जो है जापान एक ऐसा देश है जहां पे प्रतिवर्ष लगभग 1500 भूकंपी झटके महसूस किए जाते हैं। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए सेंट हेलेंस निम्नलिखित किस महासागर में स्थित है। तो हमने जब आपको बताया था कि ये जो आपके सेंट हेलेंस के बारे में, तो सेंट हेलेंस के बारे में हमने आपको बताया था, यहां पर यूएसए में हमने आपको बताया था जो है माउंट शास्ता, माउंट हुड है ना, सेंट हेलेना नामक ज्वालामुखी। तो सेंट हेलेना अगर कहा जाए तो वो आपके यूएसए में है, लेकिन सेंट हेलेंस कहा जाए तो वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में हमने आपको बताया था। दक्षिण अटलांटिक महासागर के एक द्वीप में आता है, हेलेन नामक द्वीप में। तो इसलिए सेंट हेलेंस जो है आपके दक्षिण अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में आपके पाया जाता है। तो सेंट हेलेना अगर होता, अगर यहां पे ए लगा होता तो हेलेना होता, तो इसके मतलब फिर यूएसए हो जाता आंसर। तो यूएसए जो है आपके होता, लेकिन क्योंकि इसने महासागर की बात कर दी तो आपको पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हेलेना और हेलेंस में अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो यहां से कंफ्यूजन खत्म हो गया, क्योंकि महासागर की बात कर रहा है तो सीधे सीधे फिर इसके मतलब हेलेंस जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में है उसी की बात ये कर रहा है। तो साउथ अटलांटिक ओशन या दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये वाला बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस बी वाले आंसर से जो है आप इसको जो है ये सही एप्रोप्रिएट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन है, एक जहाज अलास्का 170 डिग्री पश्चिम से मंगलवार सुबह 8 बजे अपनी यात्रा जो है प्रारंभ करता है तथा आइडियल को पार करके 160 डिग्री पूर्व देशांतर पर पहुंचता है। यदि जहाज की चाल पृथ्वी की घूर्णन गति के समतुल हो तो जहाज कब पहुंचा। ढेर सारे ऑप्शन आपको हमने कराए थे, ढेर सारे क्वेश्चंस हमने आपको कराए थे, और हमने आपको बताया था दो कंडीशंस की इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक 170 डिग्री पश्चिम, यह है 170 डिग्री पश्चिम, और 160 डिग्री पूर्व पर पहुंचना है, 160 डिग्री पूर्व पर पहुंचना है। ठीक है, यहां से चला जहाज, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर आया, यहां आने का मतलब यहां आया और फिर यहां आएगा। तो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। तो हमने आपको बताया था पहली चीज कि जहाज पश्चिम दिशा में अगर चल करके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करे और
पृथ्वी की जो गति है, स्पीड जो है, जहाज की जो स्पीड है, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ के बराबर है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर अगर है तो ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे ऑप्शन करके भी आपको दिखाए थे, इसलिए हम कर नहीं रहे हैं, सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सोल्यूशन करना होगा तो आप अक्षांश एवं देशांतर के टॉपिक में चले जाइए, ढेर सारे हमने प्रैक्टिस कराए हैं। तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, 8 बजे इसने चलना शुरू किया। किस दिन चलना शुरू किया? मंगलवार को 8 बजे, ट्यूसडे का दिन है। हमने आपको बताया था जिस क्वेश्चन में ये दो कंडीशन हो उसको डायरेक्ट आप निकालेंगे। 8 बजे चलना शुरू किया है, चाहे जिस अक्षांश चलाइए, चाहे जिस अक्षांश पर रोकिए, जितने बजे चलेगा उतना ही बजे पहुंचेगा। कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जितने बजे चलेगा उतने ही बजे पहुंचेगा, चाहे जहां से चलाइए, चाहे जहां पे रोकिए। ट्यूसडे के दिन चला है, एक दिन अधिक दिन में पहुंचेगा, वेंसडे को पहुंचेगा। तो समय वही रहता है, दिन एक दिन बढ़ जाता है। तो जितने बजे चलेगा उतना ही बजे पहुंचेगा, और जिस दिन चला है उसके एक दिन अधिक दिन में पहुंचेगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 8 बजे बुधवार। तो 8 बजे बुधवार ये आपका आंसर होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन करना नहीं था, और कैलकुलेशन अगर आपने ना किया हो तो आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का हमने आपके प्रॉब्लम्स कराए हुए हैं ये सारे, उसमें आप उस जो है आपके वीडियो में चले जाएं और उसमें आप देख लें, उस लेक्चर में सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे रखा है। तो इसलिए इसमें जो है आपके ये क्वेश्चन जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होगा? जी का मान प्रभाव सबसे ज्यादा कहां होगा? तो हमने आपको बताया कि अगर अक्षांश है तो अक्षांश पे 0 से 90 डिग्री पर जाने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो जितना बड़ा अक्षांश होगा उतना बड़ा जो है जी का मान होगा। तो 40, 50, 20 और निर्धारित नहीं हो सकता। तो 40 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर ये हो गया। 50 डिग्री दक्षिण, 50 डिग्री दक्षिण ये हो गया। 20 डिग्री पूर्व, एक देशांतर कह दिया है, 20 डिग्री पूर्व। अब इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन को देने की वजह से अगर आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया, आप सिर्फ यही देखते रह गए कि हाँ कौन सा डिजिट बड़ा है, क्योंकि 0 से 90 तक जाने में जो अक्षांश बड़ा होता है उसी पर जी का मान ज्यादा होता है। तो अगर आप इस तरह को देखेंगे तब तो आप इसको आंसर टिक कर देंगे 50 डिग्री दक्षिण। जबकि ये ऑप्शन देने की वजह से अब ये दो तो अक्षांश है, ये देशांतर दे दिया है। अगर आगे ईस्ट या वेस्ट लगा है इसके मतलब ये क्या हो गया? देशांतर हो गया। और 20 डिग्री ईस्ट के मतलब क्या हुआ? क्या यहां पर, क्या यहां पर, क्या यहां पर, क्या एक जैसा जी का मान होगा? तो 20 डिग्री पूर्व के मतलब ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो एक देशांतर पर ढेर सारे जी के मान हो सकते हैं, एक अक्षांश पर एक ही मान होता है। तो अब 20 डिग्री पूर्व जो आप ये कह रहे हैं, इसका अक्षांश निर्धारित नहीं किया गया है कि किस जगह से जो है आप ले रहे हैं। तो अगर आप आंसर 50 डिग्री मानते हैं तो हम 20 डिग्री को 50 के ऊपर मान लेंगे, यहां मान लेंगे। 20 डिग्री रेखा ये भी जा रही, तो यहां पर 50 से ज्यादा ऊपर हम चले आए अक्षांश पे। अगर आप 50 नहीं मानते हैं, आप इसको आंसर मानते हैं, तो हम इस 20 डिग्री पूर्व को यहां ले लेंगे जो कि 50 से 40 के नीचे है। तो इस देशांतर के देने की वजह से, क्योंकि एक देशांतर पर जी के मान कुछ भी हो सकता है, न्यूनतम से अधिकतम तक कोई भी मान हो सकता है। और क्योंकि जब तक इसका अक्षांश नहीं डिसाइड होगा तब तक हम यही नहीं कह सकते कि ये अधिक है या ये अधिक है। तो इन दोनों में अब क्या है कि इन दोनों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि कहां पर जी का मान, जब तक इसका अक्षांश ना पता हो। इसलिए निर्धारण नहीं हो सकता, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते। तो निर्धारण तभी किया जा सकता है जब हमें ये क्लियर कट पता हो। ये देखिए क्या है, ये छोटा सा क्वेश्चन दिख
है, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ। क्यों? क्योंकि आपको बार बार हमने आपको बताया कि जो जी का मान होता है वो अक्षांश से, ये जी का मिनिमम मान है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री अक्षांश पर, और 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम मान है। लेकिन अगर हम एक देशांतर ले लें कोई भी, तो एक देशांतर पर ढेर सारे अक्षांश हो सकते हैं। इस देशा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो, अगर इस देशांतर पर ये स्थान मानेंगे तो ये अक्षांश आ जाएगा, इस देशांतर पर ये स्थान अगर मानेंगे तो ये अक्षांश आ जाएगा, जी का मान बदल गया। इस देशांतर पर ही ये स्थान मानेंगे तो ये अक्षांश आ जाएगा, जी का मान फिर बदल गया। तो किसी एक देशांतर पर जी के मान असंख्य हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी के मिनिमम मान से मैक्सिमम मान तक सब हो सकता है। तो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक सब होगा इस पे। तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे ये ज्यादा है या ये ज्यादा है जब तक कि इस देशांतर का अक्षांश ना डिसाइड हो जाए कि इस देशांतर पर कौन सा पर्टिकुलर स्थान है जहां पर आपके एक तरह से देशांतर। अब जैसे मान लीजिए कि इसी में अगर ये ऑप्शन इस तरह से दिया होता, मान लीजिए 45 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री पूर्व, अगर ये दिया होता है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो अब 45 डिग्री उत्तर डिफाइन कर रहा है 20 डिग्री पूर्व पर के देशांतर पर 45 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री उत्तर अगर ये है और 20 डिग्री पूर्व ये जा रहा है, इसका मतलब ये स्थान है, ये स्थान डिसाइड हो गया। तो जब ये स्थान डिसाइड हो गया, ये 45 डिग्री उत्तर पर है, तो 45 डिग्री उत्तर पर जी का मान देख लेंगे। अब इस स्थान का जी का मान निकाला जा सकता है, लेकिन सिर्फ अगर हम देशांतर दे देंगे तो जी का मान निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से हम लोग इस आंसर को निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसका निर्धारण मुश्किल है और हम लोग इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, देखिए, दैतवादी परिकल्पना का समर्थक कौन नहीं है। तो दैतवादी परिकल्पना मतलब जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दैतवादी परिकल्पना का समर्थक कौन नहीं है, या किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। तो एक तारा परिकल्पना किसने किसने दिया, ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो अब यहां पर अगर कहते हैं कि एक तारा परिकल्पना किसने दिया, दो तारा परिकल्पना किसने दिया, तो बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट और सिंगल स्टार कॉन्सेप्ट, मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने कहा था। तो ये चीज अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कांट ने कौन सी विचारधारा दी थी, गैसीय परिकल्पना, जो कि क्या थी, एक गैस के गोले से पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति को बताया था। तो एक तारा परिकल्पना में आता था। तो एक तारा परिकल्पना में कांट का सिद्धांत और लैप्लेस का सिद्धांत जो नेबुलर कॉन्सेप्ट था, ये दोनों आता था। बाकी जो सिद्धांत थे, चाहे वो रसल का सिद्धांत हो, ये बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। फिर आपके एक तरह से जेम्स जीन का सिद्धांत जो ज्वारीय परिकल्पना थी, उसमें भी दो तारे टकराए थे, है ना, दो तारा आपस में गुजरे थे। रसल में भी दो तारों की बात की गई थी। चेम्बरलेन का जो है आपके गृहाणु परिकल्पना, उसमें भी जो है आपके बाइनरी स्टार जो है आपके थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो सिंगल स्टार कॉन्सेप्ट किसने दिया है, कांट ने। तो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि सिंगल स्टार कॉन्सेप्ट किसने दिया, बल्कि क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है कि दैतवादी परिकल्पना का समर्थक कौन नहीं है। इसके बाद अब दो तारा परिकल्पना को कौन नहीं मानता, तो वही नहीं मानता जो एक तारा परिकल्पना को मानता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक कांट वाला आंसर हो जाएगा। तो कांट का सिद्धांत जो है आपके एक तरह से इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, देखिए, पृथ्वी के बाह्य भाग में पाए जाने वाले पदार्थों की मात्रा की अधिकतम से कमी का क्रम है। सबसे ज्यादा से लेकर के कम की मात्रा की तरफ अगर हम चलें तो सबसे ज्यादा एक्चुअल में इसका क्रम क्या हो सकता है। तो अब इस पे ये क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा किस चीज पे, जो हम लोग की थ्योरी थी, जो हम लोग ने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे हमने आपको बताया था कि जो भी पदार्थ हैं वो पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में कौन कौन कहां कहां पे स्थित है। तो हमने पहली चीज तो आपको एक्सप्लेन की थी कि जो आपके एक तरह से स्वेस की परिकल्पना थी, जिसमें सियाल, सीमा और निफे की बात की गई थी। तो उसमें यह था कि कौन कौन से पदार्थ कहां कहां पर स्थित होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो हमने आपको बताया था कि पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर
सबसे ज्यादा मात्रा में अगर पूछा जाएगा कौन सा पदार्थ है तो वो है लोहा, सबसे ज्यादा मात्रा में। लेकिन हमने ऊपरी सतह पर आपको बताया था, अपर सरफेस पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, वहां पर था आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति जो होती है, यही जो है एक तरह से आपके, क्योंकि सभी जो है पदार्थों में ऑक्साइड के फॉर्म में आपके सारी चीजें पाई जाती हैं, ऊपरी भाग में जितनी भी चीजें होती हैं जब हम लोग निकालते हैं वो सब ऑक्साइड के फॉर्म में। तो ऊपरी सतह पर अगर हम कहेंगे तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि हर एक पदार्थ ऑक्सीकृत अवस्था में होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है, इसलिए ऑक्सीजन नंबर 1 पर होगा। तो इसलिए नंबर 1 पर ऑक्सीजन जो है आपके यहां, यहां और यहां दिया गया है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं है, ऐसे पकड़ में आया। अब देखिए इसमें जैसे आपके दिया हुआ है, अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि दूसरा जो प्रमुख जो पदार्थ है वो क्या है, फिर हमने आपको कहा था ऊपर का नाम दिया गया सियाल। सियाल क्यों दिया गया, क्योंकि सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा थी और धातुओं में एल्युमिनियम की मात्रा थी। तो लोहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना केंद्र पर अंदर है, तो लोहा की मात्रा ऊपर ज्यादा नहीं है, तो सिलिका और जो है की मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो इसके मतलब कि अब लोहे और सिलिका में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सिलिका ऊपर हो जाएगा। हम ऊपरी सतह की जब बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये कह रहा है बाह्य भाग में, पृथ्वी की भाग में नहीं कह रहा है, बाह्य भाग में आउटर सरफेस की बात कर रहा है। तो आउटर सरफेस में क्या है, सिलिका, बालू के कण जो होते हैं, तो वो आपके कंपैरेटिवली ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू लोहा, आयरन। तो अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब सिलिका और लोहे को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सिलिका ऊपर चला गया। तो यहां पर क्या है, लोहे को ऊपर कर दिया है सिलिका से, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया। सिलिका यहां पर ज्यादा है, सिलिका यहां पर भी ज्यादा है, इसके मतलब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन, सिलिका अभी सही ट्रेंड में आपके ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब कंपैरिजन करिए, अब बचा है तांबा और लोहा। तांबा और लोहा, तांबा ज्यादा उपलब्ध है या जो है लोहा ज्यादा उपलब्ध है? आसपास अपने इर्द गिर्द देख डालिए कि तांबे का ज्यादा उपयोग आप करते हैं या लोहे का। लोहा तो हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे वो घर में आप लगाएं, चाहे घर से बाहर देखें, कहीं पर भी घरों के अंदर आप देखेंगे तो पूरे लोहे का इस्तेमाल ही है। सरिया है, जितनी भी आपके ब्रैकेट्स लगते हैं, गर्डर्स बनते हैं, जितना आप घर बनाते हैं सब में सरिया है, खिड़की है, दरवाजे हैं, सब में लोहे लगे हुए हैं। उसी तरह से घर के बाहर आप निकलेंगे चारों तरफ आपको लोहा दिखाई पड़ेगा, लोहे के खंभे पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक जो आपके एक तरह से वायर्स हैं, ये सारी चीजें, ये सब देखेंगे क्या सब लोहे का बना हुआ है। तो आयरन उसमें सब में ज्यादा है। कहीं पर तांबा इतना ज्यादा मात्रा में दिख रहा है? नहीं है। ऊपरी भागों में लोहे और तांबे में कौन ज्यादा है? लोहा ज्यादा है। तो लोहा ज्यादा है तांबा, और यहां पे तांबा कह रहा है, यहां पे कह रहा है लोहा, इसके मतलब लोहा ज्यादा है, ये वाला सही है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? डी। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ा जाता है, याद नहीं किया जाता, रटा नहीं जाता कि ये है फिर उसके बाद ये है, इसके बाद ये है। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आईक्यू लगाना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा है उससे अपने आंसर को कैसे निकालेंगे, वो ये तरीका है। ऊपरी सतह पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हर एक चीज निकलती है, चाहे कोई भी चीज निकालिए। जैसे हमने आपको बताया था, कैल्शियम आप निकालेंगे, क्या कैल्शियम मिलता है? नहीं मिलता। कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, कैल्शियम सल्फेट मिलता है, सब में ऑक्सीजन है। आप लोहा निकालते हैं तो लोहा डायरेक्ट निकलता है? नहीं निकलता। फिर हम आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है। आप कोई भी चीज निकालेंगे तो जैसे कॉपर आप निकालेंगे तो कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में जो है आपको मिलता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए जितने भी आपके हैं, मैग्नीशियम आप देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आप देखें, मैग्नीशियम सल्फेट देखें, मैग्नीशियम कार्बोनेट देखें, सोडियम जो है आप अगर देखेंगे तो सोडियम जो है आपके एक तरह से सल्फेट के रूप में अगर आप देखें या कैल्शियम सल्फेट के रूप में देखें, सब में क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कोई भी पदार्थ आप निकालेंगे हमेशा ऑक्सीकृत अवस्था में। आप एल्युमिनियम निकालेंगे, एल्युमिनियम डायरेक्ट निकल आएगा, बॉक्साइट के फॉर्म में निकलता है। Al2O3 आपके एक तरह से बॉक्साइट है, उसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जितने भी आपके इस तरह के पदार्थ होते हैं उन सब में ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, फिर उससे कम सिलिका, फिर उससे कम लोहा, और फिर उससे सबसे कम जो है आपके तांबा होगा। इसलिए हमारा आंसर जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो डी होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये है हम लोगों का आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, ये आपकी टोटल स्टडी को कवर कर लेता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं तो फिर ये जो है आपके नहीं निकाल पाएंगे।